किराएदार बेटा। उठ जा नालायक, सुबह के 8 बजने को है। तुझे एग्जाम नहीं देना क्या? थोड़ी देर और सोने दीजिए ना पापा। तू उठता या फिर मैं तेरे ऊपर पानी फेंकूं? रोज गधों की तरह सोता रहता है, पेपर की कोई टेंशन ही नहीं है। और एक हमारा समय था जब हम पेपर में फेल होने के डर से रात भर पढ़ा करते थे, सो ही नहीं पाते थे। तो क्या आप उसका बदला मुझसे लेंगे? मैं 15 मिनट बाद उठ जाऊंगा, आप प्लीज जाइए, मुझे डिस्टर्ब मत कीजिए। इतना कहकर रौनक रजाई ढककर फिर से सो जाता है। तू ऐसा नहीं मानेगा, रुक मैं अभी पानी लेकर आता हूं। बस फिर क्या था, इतना कहकर वो भागते हुए बाथरूम में जाते हैं और पानी की एक बड़ी सी बाल्टी लाकर रौनक के ऊपर फेंक देते हैं। पानी पड़ते ही रौनक झट से उठ जाता है। ये आपने क्या किया पापा? अब तो उठेगा नहीं तो यही करना पड़ेगा ना। वैसे थैंक्स डैड, आपके कारण ना अब मुझे नहाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए अब आप माँ से बोलकर मेरे कपड़े निकलवा दीजिए, तब तक मैं ब्रश कर लेता हूँ। वैसे कल ना आप एक काम और करना, नहलाने के साथ साथ मुझे ब्रश भी करवा देना। ये ब्रश करने में ना मुझे बहुत आलस आता है। रौनक की बातों से अरविंद का मुंह खुला का खुला रह जाता है। वो अपनी पत्नी कमला के पास जाता है और रौनक की हरकतों के बारे में बताता है, जिसे सुन उसकी पत्नी हंसने लगती है। तुम अपने बेटे को समझाने के बजाय हंस रही हो। रौनक बच्चा है, धीरे धीरे सुधर जाएगा, आप क्यों उसके पीछे पड़े रहते हो? अभी नहीं सुधरेगा तो कब सुधरेगा? 10वीं क्लास में है रौनक, वो अब कोई बच्चा नहीं रहा। अरविंद की इतना बोलते ही वहां रौनक भी आ जाता है। क्या डैड, मैंने आपको एक काम दिया था, वो भी नहीं हुआ आपसे। अरे क्या हुआ बेटा? माँ, मैंने डैड से बोला था कि वो आपको बोलकर मेरे स्कूल की यूनिफॉर्म निकाल दे, लेकिन मेरे पीछे पड़ने के अलावा इनसे एक काम ढंग से नहीं होता। देख रही हो कमला, देख रही हो अपने लाडले को? अरे आप चुप रहिए जी। चलो बेटा, मैं तुम्हें कपड़े निकाल कर दे देती हूँ। बस ऐसे ही साल पर साल बीतते जाते हैं, लेकिन रौनक के रवैये में कोई बदलाव नहीं आता। वो पहले से भी ज्यादा आलसी और पूरी तरह अपने माता पिता पर निर्भर हो जाता है। 2 साल बाद पता नहीं कहाँ गायब रहता है पूरे दिन, अब तक तो आ जाना चाहिए था। अरे आप इतनी फिक्र क्यों कर रहे हैं उसकी? दोस्तों के साथ खेल रहा होगा, आ जाएगा अभी। ये कोई टाइम है खेलने का? 10 बजने वाले हैं, इतनी रात में कौन खेलता है? कमला कुछ कहती उससे पहले ही रौनक वहां आ जाता है। मम्मी जल्दी से खाना लगा दो, बहुत भूख लग रही है। तुम्हें तब तक खाना नहीं मिलेगा जब तक तुम बता नहीं देते कि इतनी रात गए कहां से आ रहे हो। ओ प्लीज डैड, अब आप एसी पे प्रद्युमन बनकर मेरे सर पर बंदूक लेकर मत बैठ जाना। अपनी फालतू की बकवास बंद कर और बता कहां से आ रहा है। माँ अब समझाइए ना डैड को। बता देना बेटा, इनको भी तसल्ली हो जाएगी। आप बोल रही हैं तो बता देता हूँ, मैं दोस्तों के साथ मूवी देखने गया था, इसलिए देर हो गई। तो इन सब चीजों में मेरे पैसे उड़ाता है? कभी 1 रुपया कमाने के बारे में सोचा है तूने? जब देखो हवा की तरह पैसे उड़ाता रहता है। माँ अब आप इन्हें चुप करा दीजिए, वरना ना मुझे गुस्सा आ जाएगा। अच्छा क्या कर लेगा? बता ना, क्या कर लेगा तू? वैसे बात तो ठीक ही है, मैं कर ही क्या सकता हूँ। पैसे तो फिर भी मैं आपसे ही मांगूंगा ना। चलिए अब ये सब बात छोड़िए और मम्मी मेरे लिए खाना लगा दीजिए। अभी लगा देती हूँ बेटा। मैं बता रहा हूँ कमला, एक दिन ये ऐसे ही बिगड़ जाएगा। ओफो, आप क्यों इतना पीछे पड़े रहते हो मेरे बच्चे के? बात की बाद में देखेंगे, अभी आप शांति से उसे खाना खाने देंगे। अगले दिन, डैडी मुझे 10,000 रुपए चाहिए। हाँ? अब इतने पैसे क्यों चाहिए तुझे? डैड आप बिना सवाल किए कभी पैसे नहीं दे सकते क्या? जब तक तू बताएगा नहीं तुझे पैसे भी नहीं मिलेंगे। अरे अब आप अपने बेटे को पैसे भी नहीं दे सकते? नालायक, तेरी उम्र के लोग नौकरी करते हैं और एक तू है जो नौकरी करने का नाम ही नहीं लेता कभी।
आप लोगों के होते हुए भला मैं नौकरी क्यों करूं? अरे हम कब तक पैसे देंगे तुझे? तुझे भी तो अपने पैरों पर खड़ा होना होगा ना। कौन सा उधार के पैरों पर खड़ा हूं? अपने ही तो पैरों पर खड़ा हूं मैं। इसी तरह रौनक दिन प्रतिदिन लापरवाह होता जाता है। उसकी लापरवाही को देखते हुए अरविंद और कमला अपने बेटे की शादी कराने का फैसला लेते हैं और 1 महीने के अंदर अंदर ही रौनक की शादी मेघा नाम की लड़की से करा देते हैं। शादी के कुछ दिन बाद, रौनक, मुझे एक अच्छी सी साड़ी चाहिए, आप ला दोगे ना? हाँ, क्यों नहीं। कितने तक की आती है साड़ी? यही करीब 5,000 तक की। तुम चिंता मत करो, मैं आज ही डैडी से पैसे मांगकर तुम्हारे लिए साड़ी ले आऊंगा। आप कब तक ऐसे ही अपने पापा से पैसे मांगते रहेंगे? कोई अच्छी सी नौकरी क्यों नहीं कर लेते आप? अरे डैड के होते हुए मुझे नौकरी करने की जरूरत ही क्या है? पर आप ऐसे कब तक उनसे पैसे मांगते रहेंगे? कुछ आपको अपने दम पर भी तो करना होगा ना। अब तुम भी बाकी लोगों की तरह मुझे ज्ञान देना शुरू मत कर देना। साड़ी चाहिए ना तुम्हें, मिल जाएगी बस। इतना कहकर रौनक अपने पिता से पैसे मांगने चला जाता है। डैडी, मुझे 5,000 रुपया चाहिए। अब 5,000 क्यों चाहिए तुझे? वो मेघा को साड़ी चाहिए थी। अरविंद आगे बिना कुछ कहे चुपचाप उसे पैसे निकाल कर दे देता है। कुछ दिन बाद, तुम्हें नहीं लगता कमला, रौनक हम पर पहले से भी ज्यादा डिपेंड हो गया है? मुझे तो अब उसके भविष्य की चिंता होने लगी है। कल को हमें कुछ हो गया तो वो क्या करेगा? काश तुमने पहले ये सोच लिया होता तो आज हमारा बेटा इतना लापरवाह नहीं होता। तब मुझे कहाँ पता था कि मेरा लाड़ प्यार उसे इतना बिगाड़ देगा कि वो इस हद तक लापरवाह बन जाएगा। कोई बात नहीं, अभी भी देर नहीं हुई। मुझे पता है उसे कैसे सुधारा जा सकता है। कैसे? अरविंद कुछ कहता उससे पहले रौनक वहां आ जाता है और पैसों के लिए हाथ फैलाने लगता है। डैड, मैं और मेघा बाहर घूमने जाना चाहते हैं। अरे वाह, ये आज सूरज कहाँ से निकला है? डैड प्लीज। अच्छा चलो अब मुद्दे की बात करो। मुझे अब 25,000 चाहिए। अब तुम्हें 1 रुपया भी नहीं मिलने वाला। अगर तुम्हें पैसों की इतनी ही जरूरत है तो कोई ढंग की नौकरी कर लो। मम्मी, आप कुछ कहिए ना डैड को। बेटा, वो गलत क्या बोल रहे हैं? ये सब हम तेरे भले के लिए ही तो कर रहे हैं। मम्मा, मैंने बताया ना आपको, मुझे नहीं करनी कोई जॉब वॉब। तो ठीक है, निकल जाओ हमारे घर से। तुम्हारे जैसे लोगों के लिए मैंने ये घर खड़ा नहीं किया है। जितना ये घर आपका है ना, उतना ही मेरा भी है। मैं कहीं नहीं जाने वाला। जाना तो पड़ेगा ही तुझे, क्योंकि अब मैं तेरा कोई भी खर्चा नहीं उठाने वाला। ठीक है, मत उठाइए मेरा खर्चा, मैं अपने दम पर भी जी सकता हूँ। तो बेशर्मों की तरह अब तक यहाँ क्यों खड़ा है? अपना सामान ले और निकल जाए यहाँ से। रौनक पैर पटकते हुए वहां से चला जाता है। घर से निकालना जरूरी है क्या उसे? बिना पैसों के कौन रखेगा उसे किराए पर? अगर उसका भविष्य सुधारना है तो हमें अपने दिल पर पत्थर रखकर ये कदम उठाना ही होगा। दोनों बात कर रहे होते हैं कि रौनक अपनी पत्नी के साथ एक बड़ा सा बैग लेकर घर से निकल जाता है, लेकिन घर से बाहर उसे कोई भी मुफ्त में अपने घर किराए पर नहीं रखता। अंत में थक हार कर वो फिर से अपने घर चला जाता है। क्या हुआ? थोड़ी देर पहले तो दहाड़ते हुए घर से निकला था, अब क्या हुआ? नहीं रखा ना किसी ने तुझे किराए पर? डैड प्लीज, मैं कुछ दिनों में कोई अच्छी सी नौकरी शुरू कर दूंगा। आप तब तक तो हमें रख लीजिए प्लीज। सुबह से रात हो चुकी है लेकिन कोई हमें रखने को राजी नहीं है। अब आप ही बताइए, इतनी रात को मैं मेघा को लेकर कहाँ जाऊंगा? ठीक है ठीक है, बहू की वजह से मैं तुझे घर पर रख रहा हूँ, लेकिन तू इस घर में एक बेटे की नहीं बल्कि एक किराएदार की हैसियत से रहेगा। 3 महीने है तेरे पास। इन 3 महीनों के अंदर अंदर मुझे तेरी पहली तनख्वाह हाथ में चाहिए, समझ गया? पक्का डैड, इन 3 महीनों के अंदर अंदर तो कोई बढ़िया सी नौकरी ढूंढ ही लूंगा मैं। ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतने लगता है और अरविंद के दिए 3 महीनों में से 2 महीने बीत चुके होते हैं।
पापा जी ने हमें 3 महीने दिए थे, जिसमें से 2 महीने तो बीत चुके हैं। अब ये आखिरी महीना बचा है। अरे तुम चिंता मत करो, आज मेरा ना 2 जगह इंटरव्यू है, दोनों में से कहीं ना कहीं तो जॉब लग ही जाएगी। अच्छा, ऑल द बेस्ट। रौनक इंटरव्यू के लिए निकल जाता है, जिसके बाद शाम में रौनक घर आता है। कैसा गया इंटरव्यू? आपकी नौकरी लगी या नहीं? अरे पहले सांस तो ले लेने दो अच्छे से। बताइए ना, मुझसे तो जरा भी इंतजार नहीं हो रहा है। वो दरअसल बात यह है कि मेरी नौकरी तो लग चुकी है, लेकिन पैसे बहुत कम है। कितने पैसे हैं? 15,000। इतने में अरविंद और कमला मिठाई का डिब्बा लेकर आ जाते हैं। बधाई हो बेटा। हम जानते थे तेरी जॉब जरूर लगेगी। लेकिन मेरी सैलरी बहुत कम है मम्मा। कम है तो क्या हुआ, धीरे धीरे बढ़ जाएगी। हाँ बेटा, हम तो बस चाहते थे कि तू अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। मतलब अब आप मुझे घर से नहीं निकालेंगे? नहीं, ये सब हमने तुझे जिम्मेदार इंसान बनाने के लिए किया था। थैंक यू मम्मी पापा। अगर आप दोनों ऐसा नहीं करते तो मुझे कभी अपनी जिम्मेदारियों का एहसास तक नहीं होता। आज आपने मुझे सिखा दिया कि इंसान का अपने पैरों पर खड़ा होना भी जरूरी होता है। इतना कहकर रौनक झट से अपने माता पिता के गले लग जाता है और अपनी कमाई की पहली तनख्वाह वो अपने माता पिता के हाथ में सौंपता है। इस तरह रौनक एक गैर जिम्मेदार व्यक्ति से एक जिम्मेदार व्यक्ति बन जाता है। कौन बनेगा नेता? नगर निगम के चुनाव पास आने वाले थे। पूरे कानपुर शहर में टिकट को लेकर मारामारी शुरू थी, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा में वार्ड नंबर 40 की सीट थी। वो इसलिए क्योंकि इस बार वहां की सीट महिला के लिए आरक्षित थी। अब सवाल ये था कि चुनाव लड़ेगा कौन। इससे पहले ठाकुर साहब वहां से पार्षद थे और इस बार उन्होंने अपनी पत्नी सीमा ठाकुर को टिकट दिलवाई और ठाकुर साहब की शान के कारण सीमा जी ने 20,000 वोटों से चुनाव जीत लिया। अरे बधाई हो सीमा भाभी, अब तो आप वार्ड की पार्षद बन गई हैं। अब तो हमारे काम आप ही करवाएंगी। अरे ये तो सिर्फ नाम की पार्षद बनी है, वो तो महिला सीट आ गई, वरना पार्षद तो मुझे ही बनना था। अब भले ही चेहरा इसका होगा, लेकिन पावर तो मेरी ही होगी। अरे वाह भाई साहब, क्या दिमाग लगाया है आपने भी। आइए आप लोग, खाना लगा दिया है सबके लिए। सीमा जी पार्षद बन चुकी थीं, फिर भी उनकी एक ना चलती। सारे काम ठाकुर साहब खुद ही संभाल लेते और जहां जरूरत पड़ती वहां सीमा जी का अंगूठा लगवा लेते। सीमा जी ज्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं थी। एक दिन ठाकुर साहब और सीमा एक प्रोग्राम में जाते हैं। अरे ठाकुर साहब, आप आ गए। ओहो, पार्षद मैडम भी आ गई हैं। स्वागत है आप दोनों का। लगता है हमारे पार्षद फंड का सही इस्तेमाल हो रहा है। चलिए अब उद्घाटन करते हैं। ये लीजिए ठाकुर साहब कैची, आप ही सबसे पहले प्रवेश कीजिए। सब लोग आगे निकल जाते हैं और सीमा जी पार्षद होने के बावजूद भी पीछे खड़ी रह जाती हैं। वो देखती हैं कि वेलकम बोर्ड पर उनका नाम है, लेकिन महिला होने के कारण कोई उनका सम्मान नहीं कर रहा। अगले दिन एक आदमी उनके घर आता है। अरे ठाकुर साहब नमस्कार। कल ना हम नोटिस किए कि हमारा घर तो अवैध है और नगर निगम वाले उसे तोड़ने आ रहे हैं। अरे कुछ कीजिए ना ठाकुर साहब। देखो भाई, मैं तो ज्यादा कुछ कर नहीं सकता, पर अगर तुम सबकी जेब गर्म कर दो तो कुछ हो सकता है। कुल मिलाकर 4 लाख लगेंगे। अरे 4 लाख ठाकुर साहब? अरे भाई, मैं अपने लिए नहीं मांग रहा हूँ। दरोगा है, इंजीनियर बाबू है, बड़े साहब है, सबको देना पड़ता है ना थोड़ा थोड़ा। बोलो है मंजूर? तभी वहां अचानक सीमा जी आ जाती हैं। अरे ये आप क्या कर रहे हैं? पहले इन्हीं लोगों से तो आपने वोट मांगे, अब इनसे ही पैसे ले रहे हो। अरे चुप रहो तुम, तुम्हारा काम है सिर्फ अंगूठा लगाना।
तुम वही किया करो, मुझे दूसरे काम तुम मत सिखाओ, समझी? और तुम ना जाओ, अब पैसे लेकर आओ, वरना जेसीबी किसी भी वक्त आती होगी। सब कुछ ऐसे ही चलते रहता है। एक दिन सीमा जी और ठाकुर साहब को एक लोकल मीटिंग में बुलाया जाता है। वहां पर कई और अधिकारी लोग भी मौजूद रहते हैं। अब मैं चाहूंगा कि ठाकुर साहब हमारे बीच 2 शब्द कहें। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज मेरा सौभाग्य है कि मैं आप सबकी सेवा दिन रात कर पा रहा हूं। आपने मेरी पत्नी को भारी मतों से जिताया है, इसलिए मैं आप सभी का शुक्रगुजार हूं। मैं आप सबसे वादा करता हूं कि हमेशा की तरह हमारे वार्ड में किसी को कोई तकलीफ नहीं आने दूंगा। सभी लोग तालियां बजाने लगते हैं। अब मैं माननीय पार्षद मैडम को स्टेज पे बुलाना चाहूंगा। अपने नाम को बुलाया सुनकर सीमा जी एकदम चौंक जाती है। उन्हें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि इतनी बड़ी जगह उन्हें मंच पर बुलाया जाएगा। जैसे तैसे वो मंच पर चढ़ती हैं। ऊपर जाते ही सीमा जी को सारी पुरानी बातें याद आ जाती हैं कि किस तरह उनके पति उन्हें कभी भी आगे बढ़ने नहीं देते और उनके नाम से गलत काम करते हैं। वो बोलने लगती हैं, मैं आपके वार्ड की पार्षद सीमा हूं। आप में से बहुत कम लोग ही मुझे जानते होंगे, क्योंकि इससे पहले मुझे कभी ऐसा मौका ही नहीं मिला। सारे मौके मेरे पार्षद पति यानी आपके ठाकुर साहब ही लेते रहे, लेकिन आज ये मौका मुझे मिला है तो मैं इसे ऐसे ही नहीं जाने दूंगी। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आपके ठाकुर साहब मेरे नाम की आड़ में गैर कानूनी काम करते हैं, जिस पर अंगूठों के निशान मेरे होते थे। इसीलिए मैं अपनी गलती मानती हूँ और आज अपने पद से इस्तीफा देती हूँ, ताकि आगे से कोई गलत काम ना हो पाए। अब फैसला आप सबके हाथ में है कि आप हमें क्या सजा देना चाहते हैं। सीमा जी की बातें सुनकर ठाकुर साहब के चेहरे का रंग उड़ जाता है और वो शर्म से मुंह नीचा करके वहां से चले जाते हैं और पद से इस्तीफा देकर ही सही सीमा जी अपने आप में आत्मविश्वास महसूस करती हैं। गूंगी बहू अंधी सास। एक परिवार में 5 लोग थे। ओम प्रकाश, उनकी पत्नी सुमित्रा, बहू भावना, बेटा राहुल और एक थी उनकी बेटी प्रियंका। वैसे तो ओम प्रकाश और सुमित्रा के घर में सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन सुमित्रा की एक आदत थी। घर में कुछ भी गलत या सही हो तो वो किसी से कुछ नहीं कहती, और भावना स्वभाव की इतनी सीधी सादी थी कि अगर कोई उसके साथ गलत भी करता तो भी वो उसे कुछ नहीं कह पाती। इसी के चलते प्रियंका और राहुल घर में मनमानी चलाते रहते, क्योंकि घर को संभालने वाली औरतें इस तरह से रहती थी जैसे वो गूंगी और अंधी हो। माँ, मैं अपनी सहेलियों के साथ पिकनिक पर जा रही हूँ। ठीक है बेटा, चली जाओ। और मुझे आने में रात हो जाएगी, देर से ही आऊंगी मैं। अच्छा, कोई बात नहीं बेटा। अरे भावना, तुमको एक बार में समझ में नहीं आता क्या? नाश्ते में फिर से पराठे बना के रख दिए। कितनी बार तुमसे कहा है कि मेरे लिए ढंग का नाश्ता बनाया करो। ठीक है जी, आगे से ध्यान रखूंगी। अरे ये बहू से किस तरह से बात कर रहे हो तुम राहुल? अरे तो और क्या करूं पापा, इसको कही बात एक बार में समझ में ही नहीं आती। सुमित्रा, तुम अपने बेटे को समझाती क्यों नहीं? बहू से बात करने का ये क्या तरीका है? अरे जिसकी जैसी मर्जी आए करो, मुझे क्या। भावना बेटा, तुम भी तो कभी कुछ कहा करो। इस तरह क्यों सबकी बातें सुनती रहती हो? कोई बात नहीं पापा जी, सब ठीक है। रात को काफी देर तक प्रियंका घर नहीं आती, और जब वापस लौट कर आती है तो एक लड़की के साथ बाइक पर बैठकर। सुमित्रा और भावना दोनों ही प्रियंका को लड़की के साथ देख लेते हैं। आज तो जोर से डांट पड़ने वाली है, लेकिन मैं डर क्यों रही हूँ? माँ तो सब कुछ देखकर भी अंधी बनी रहती है। और रही बात भाभी की, वो किसी को कुछ नहीं बताने वाली। कहने को भगवान ने आवाज दी है, लेकिन गूंगी है गूंगी। अरे प्रियंका बेटा, इतनी रात को कॉलेज से लौट कर आ रही हो,
कहाँ गई थी तुम? पापा वो सहेली के घर पर थी, पढ़ाई करने के लिए रुक गई थी। अच्छा ठीक है, जाओ अपने कमरे में जाओ और सो जाओ। सुमित्रा ने अपनी बेटी को एक लड़की के साथ इतनी रात को आते देखकर भी उससे कुछ नहीं कहा और भावना ने भी इस बारे में किसी से कोई बात नहीं की। कुछ दिनों के बाद माँ, मामा जी का फोन आया था। उन्होंने प्रियंका के लिए कोई रिश्ता ढूंढा है। लड़के वाले उसे देखने आ रहे हैं। अरे मुझे नहीं करनी शादी वादी, किसी लड़की को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। ये तुम क्या कर रही हो प्रियंका बेटा? तुम्हारी शादी की उम्र हो चली है और तुम्हारे मामा जी ने बहुत अच्छा रिश्ता बताया है। पापा अब जिद क्यों कर रहे हैं? और आप क्यों मेरी मर्जी के खिलाफ शादी कराना चाहते हैं? अरे माँ, इसको समझाइए ना। आपकी बेटी, आप तो बस चुपचाप सब कुछ होते हुए भी देखती रहती हैं। अरे तो क्या कहूँ, और मेरे कहने से क्या हो जाएगा? वैसे भी गलत क्या हो रहा है, सब कुछ सही तो है। भावना बहू, देखो तो प्रियंका हमारी बात नहीं समझेगी, लेकिन वो तुम्हारी हम उम्र है। क्या पता तुम्हारे कहने से उसे कुछ समझ में आ जाए। नहीं पापा जी, मेरे कहने से कुछ नहीं होगा। मैं प्रियंका को कैसे समझा सकती हूँ? वो ननद है मेरी, कहीं मेरी किसी बात का बुरा मान गई तो। सुमित्रा और भावना में से कोई भी प्रियंका को कुछ नहीं समझाता। इस बात से राहुल और ओम प्रकाश जी दोनों ही परेशान हो जाते हैं। और फिर जब लड़का प्रियंका को देखने के लिए आता है, मुझे आपकी बेटी बहुत पसंद है, मैं उसके साथ शादी करने के लिए तैयार हूँ। देखो, मुझे तुमसे शादी नहीं करनी, और ये बात जितनी जल्दी समझ में आ जाए अच्छा रहेगा। अरे तो फिर आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया ही क्यों? माफ कर दो बेटा, वो हमारी बेटी जरा गुस्से में है। हम उसे समझाने की कोशिश करते हैं। हाँ, देखिए आप नाराज मत होइए, वो तो उसने बस ऐसे ही कह दिया होगा। अरे कोई ऐसे ही कुछ कहता है क्या? और ये आपकी पत्नी और माँ, ये दोनों इस तरह चुपचाप क्यों बैठे हैं, जैसे इस घर के मेंबर ही ना हो? आपके घर में सब कुछ ठीक तो है ना? अरे सब कुछ ठीक है बेटा। सुमित्रा, समझाओ ना अपनी बेटी को। अरे क्या समझाऊं, क्या होगा समझाने से? सब ठीक ही तो हो रहा है, गलत क्या हो रहा है? भावना, प्रियंका को अंदर लेकर जाओ और उससे समझाओ कि कितना अच्छा रिश्ता है। इतना अच्छा लड़का है, इस तरह से बिहेव ना करे। नहीं जी, मैं किसी से कुछ नहीं कह सकती जी। अरे अजीब परिवार है, मुझे तो यहाँ से निकलना पड़ेगा। इस तरह से तो आपकी बेटी की शादी किसी से नहीं हो सकती। जिसके घर की औरतें गूंगी और अंधी बनकर बैठ जाए, उस घर का कुछ नहीं हो सकता। ओम प्रकाश और राहुल सुमित्रा और भावना की हरकतों की वजह से बहुत परेशान हो जाते हैं। एक दिन वो दोनों आपस में बात करते हैं। पापा, समझ में नहीं आता कि भावना और माँ को कैसे समझाया जाए। सही कहते हो बेटा, तुम और मैं काम के सिलसिले में सारा दिन घर के बाहर रहते हैं और घर की दोनों औरतें जिन्हें सारा घर संभालना चाहिए, गूंगी और अंधी बनकर बैठी हैं। पापा आप ही बताइए, इसका क्या उपाय है? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता बेटा, लेकिन हमें कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि इन सब की वजह से प्रियंका बहुत ज्यादा बिगड़ती जा रही है। तुमने देखा उसे किस तरह से बिहेव किया था। अरे लेकिन पापा, हम करेंगे क्या? हमें एक नाटक करना होगा। कुछ दिनों के लिए हम भी गूंगे और बहरे बन जाते हैं, उसके बाद इन दोनों औरतों को अकल आएगी। हाँ पापा, शायद आपकी बात ठीक है। हम दोनों हर बार बात को संभाल लेते हैं और इसी वजह से माँ और भावना कुछ भी करने की कोशिश ही नहीं करते। और फिर अगले दिन, भावना, नाश्ते में क्या बनाया है? जी पराठे बनाए हैं। मेरे लिए पोहा बना दो। अच्छा जी ठीक है, अभी बना देती हूँ जी। बहू, नाश्ते में क्या बनाया है? पापा जी, पराठे हैं और पोहे बन रहे हैं। अरे बहू, मुझे तो उपमा खाने का मन था, मेरे लिए उपमा बना दो। ठीक है पापा जी, अभी बना देती हूँ। भाभी जल्दी से जरा मेरा कॉलेज का टिफिन तो पैक कर देना। और सुनो, मुझे ना भिंडी की सब्जी खाने का मन है। सुमित्रा चुपचाप बैठी बैठी सब कुछ देख रही थी। उसने किसी से कुछ भी नहीं कहा और ये देखकर भावना को मन ही मन गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो किसी से कुछ नहीं कह रही थी। उसे लग रहा था कि ओम प्रकाश जी, जो हमेशा उसके साइड लेते थे, वो भी आज चुपचाप बैठे हुए थे। शाम के वक्त प्रियंका अपने बहुत सारे दोस्तों को लेकर घर आती है और उधर दूसरी तरफ से राहुल भी अपने ऑफिस के दोस्तों को लेकर घर आ जाता है।
प्रियंका अपने कमरे में तेज म्यूजिक चलाकर डांस करती है और राहुल अपने दोस्तों के साथ बैठकर जोर जोर से हंस रहा था। प्रियंका और राहुल मिलकर पूरे घर को अस्त व्यस्त कर देते हैं, लेकिन भावना उनसे कोई शिकायत नहीं करती और सुमित्रा जी भी चुपचाप बैठी रहती है। लेकिन भावना और सुमित्रा के अंदर का गुस्सा धीरे धीरे बढ़ रहा था। फिर रात को ओम प्रकाश और राहुल एक दूसरे से बातें करते हैं। पापा, हमने इतना कुछ किया, फिर भी भावना कुछ बोलती ही नहीं और माँ भी कुछ गलत करने से किसी को रोकती ही नहीं। तुम चिंता मत करो बेटा, इन दोनों के अंदर का गुस्सा भर रहा है और बहुत जल्दी बाहर आने वाला है। अगले दिन, अरे बहू, ये कपड़े धुले हैं या गंदे हैं? पापा जी, कपड़े तो मैंने धोकर ही आपकी अलमारी में रखे थे। मुझे तो साफ नहीं लग रहे, एक बार और धो देना। प्रियंका, मैं सोच रहा था कि तुम्हें उस लड़के से शादी नहीं करनी है ना, मत करो। एक काम करो, वैसे भी क्या रखा है शादी वादी में, तुम्हें जो लड़का पसंद है उसके साथ जाकर कोर्ट मैरिज कर लो। इस बार ओम प्रकाश और राहुल की बात सुनकर भावना और सुमित्रा के अंदर का गुस्सा जाग उठता है। मैं किसी से कुछ कहती नहीं जी, इसका मतलब ये है कि आप लोग मुझे परेशान करते ही रहेंगे। कल 4 बार मुझसे नाश्ता बनवाया, आज पापा जी मुझसे धुले हुए कपड़ों को बार बार धुलवा रहे हैं। अरे मैं इंसान हूँ जी, कोई मशीन नहीं हूँ। तुम दोनों ने मिलकर इस घर की कैसी हालत बना दी है और अपनी बहन को भागकर शादी करने के लिए कह रहे हो। तुम भाई हो या दुश्मन? ओम प्रकाश और राहुल जोर जोर से हंसने लगते हैं। अरे इसमें हंसने की क्या बात है? हम लोग यहाँ इतने परेशान हो रहे हैं जी, तुम लोगों को ऐसी हरकत करने के बाद भी हंसी आ रही है। ये क्या कर रहे हैं जी आप दोनों? यही तो हम चाहते थे कि सुमित्रा, तुम अंधी होकर ना बैठी रहो। घर में कुछ भी गलत हो तो उसे रोकने की कोशिश करो। और भावना, तुम अपने साथ हो रहे गलत व्यवहार पर भी कभी मुंह नहीं खोलती। ये सही बात नहीं है। मैं चाहता था कि तुम्हारी भी जुबान खुले, तुम गलत बात का विरोध करो। गूंगी बहू और अंधी सास की ये जोड़ी इस घर में अब नहीं चलेगी। गांव की सास चली बहू के ऑफिस। शादी के बाद लाली माँ को दफ्तर जाए अभी 10 दिन भी नहीं हुए और सासू माँ को उसका दफ्तर जाना खटकने लगा। आते जाते वो उसे सुनाती ही रहती है। आ गई महारानी, आपकी सेवा में क्या लेकर आए? प्रणाम सासू माँ, बस अभी खाना तैयार करती हूँ, सब साथ में खाना खाएंगे। अरे इतना इंतजार तो करवा चौथ के व्रत में चांद भी नहीं करवाता जितना तुम करवाती हो। माँ जी, ऑफिस का काम बहुत जरूरी होता है। अरे तो वहीं बिस्तर तकिया ले जाओ ना, यहाँ क्यों आती हो? लाली माँ ये सब सुनने से बेहतर वहां से जाना समझती है। ऐसा नहीं है कि सास ने लाली माँ को पहले कभी प्यार से नहीं समझाया, बस लाली माँ ने सीधी बात पे कभी ध्यान ही नहीं दिया। तो सास ने सोचा जो प्यार भरे गाने से नहीं होगा वो टेढ़ी बात और ताने से जरूर होगा। ऐसा क्या करती है? बस यस सर ही तो करना होता है ना। पास के गांव तक बढ़िया बस से जाओ, फिर दफ्तर में जाकर बैठ जाओ और बस घर के काम से बच जाओ। अब मैं भी जाऊंगी कल से दफ्तर। अरे इतना भी आसान नहीं है, मैं भी तो दफ्तर जाता था। तुम्ही से तो पता चला है ये सब। अरे कभी नौकरी करके देखती तो पता चलता। अच्छी बात निकल गई आपके मुंह से। अब करके भी दिखा दूंगी, और वो भी बहू के दफ्तर में ही। नौकरी भी करके दिखाऊंगी और घर के काम भी। बहू को पता चल जाता है कि सास क्या करने वाली है, लेकिन वो ऐसा नाटक करती है जैसे उसे कुछ भी पता ना हो। 2 दिन बाद ऑफिस जाने के टाइम सास भी तैयार खड़ी है। अब कहीं जा रही हैं क्या सासू माँ आप? हाँ, आज से मैं भी तेरे साथ तेरे दफ्तर आऊंगी और तेरी तरह टाइम पास करूंगी। दोनों ऑफिस की बस से ऑफिस पहुंच जाती हैं। गेट पर गार्ड खड़ा हुआ है और हमेशा की तरह लाली माँ स्माइल के साथ गुड मॉर्निंग बोलती है।
गुड मॉर्निंग गार्ड भैया। गुड मॉर्निंग लाली माँ जी, ये आपके साथ है। अरे प्रणाम चौकीदार जी, कुछ खाया करो। इतना दुबले पतले होकर चौकीदारी क्या खाक करोगे? माँ जी, गार्ड ही बोल लीजिए। अरे गार्ड माने भगवान होता है, आती है अंग्रेजी हमें। काहे बनाए हम तुम्हें अपना भगवान, आए बड़े। लाली माँ सासू माँ को अपने बॉस के कैबिन तक ले जाती है और मिलने को कहकर वहाँ से चली जाती है। जी, आपकी तारीफ। अरे पूरा मोहल्ला करता है, यहाँ किसी से भी पूछ लीजिए ना। अब मेरा मतलब है, आपको लोग कैसे जानते हैं? लाली माँ की सासू माँ। मेरा मतलब था कि आपका नाम क्या है? सिमरन देवी। अरे वाह, बहुत मॉडर्न नाम है। ऑफिस का नाम है, घर का नाम तो है मालती बाई। अच्छा अच्छा। लालिमा, इनकी जगह दिखा दो। हैं? ये मुझे अपनी जगह दिखाएगी? ये बहू है मेरी, इसकी ये हिम्मत। अरे मेरा मतलब है कि ये आपको बता दे कि आपको कहाँ बैठना है। चलो, मैं ही आपको बता देता हूँ। लालिमा, तुम अपना काम करो। अरे कोई काम नहीं करती ये, घर पे भी नहीं करती, यहाँ क्या खाक करेगी? लाली माँ बॉस का लिहाज रखते हुए कुछ नहीं बोलती। बॉस खुद ही सासू माँ को एक डेस्क तक लेकर जाते हैं। देखिए, आपको यहाँ बैठना है। अरे ये घूमने वाली कुर्सी पर नहीं नहीं, मैं नहीं बैठूंगी, चक्कर आ जाएंगी। चकोटा या आसन लगवा दीजिए, आराम से बैठूंगी जमीन पर। जमीन से जुड़ी हुई हूँ मैं बहुत ही। हाँ देखिए, आपको यहीं बैठना पड़ेगा। आपको क्या लगता है, क्या ये आपका घर है? नहीं तो, आप भी ना बहुत भोले हैं। मेरा घर तो गांव में है, ये तो आपका ऑफिस है। अरे ऐसी चीजें मत भूला करो, और चोमू बना देंगे किसी दिन। बैठ जाइए और मुझे सारे ज़रूरी मेल भेज दीजिए। ये रहा कंप्यूटर। अरे कंप्यूटर की क्या जरूरत है, मेल तो हाथ से निकलेगा ना। ला एक पत्थर, ला हाथ घिस दूं। क्या? हाथ का मेल? तभी सिचुएशन को संभालने के लिए बहू आ जाती है। अच्छा ये छोड़िए, आप वहाँ पेंट्री से कॉफ़ी ले आइए अपने लिए। अरे इतना तो मुझे भी पता है कि कंप्यूटर पे लिखने का काम हो जाता है, फिर कॉपी क्यों मंगवा रही हो? अरे माँ जी, कॉफ़ी, पीने वाली कॉफ़ी। तू मुझसे काम करवाएगी? तेरी सास हूं मैं। मेरी भी तो सुन लो कोई, आपका बॉस हूँ मैं। हाँ हाँ सुनाओ ना। क्या सुनाऊं? अरे बेटा, तुम बॉस हो, जो मन करे सुना देना, बस गाना मत सुनाना। अगर तुम अच्छा नहीं गाओगे ना तो मेरा मूड ऑफ हो जाएगा। अरे यार, अच्छा एक काम करते हैं, आपको क्या क्या आता है? ठंडा खा लूं तो नाक आती है, तीखा खा लूं तो हिचकी, और ज्यादा खाना खा लूं तो यह हम बता नहीं सकती मैं। अरे मेरा मतलब था कि काम में क्या क्या आता है? बहू बहुत काम आती है, पति भी काम आते हैं, बेटा भी। देखो काम तो अपने ही आते हैं ना, जैसे भी हो। हे भगवान, क्या करूं माँ जी आपका? अरे बेटा, मेरा ना कोई कुछ नहीं कर सकता, मेरा मंगल बहुत मजबूत है। हाँ अच्छा, मंगल से याद आया, बताओ कितने ग्रह हैं सूर्यमंडल में? मंगल, शनि, पृथ्वी, और बताओ। और सब बढ़िया, तुम बताओ बेटा। बॉस वहाँ से परेशान होकर चले जाते हैं। लंच के बाद कॉन्फ्रेंस हॉल में एक मीटिंग हो रही है जिसमें कई सारे लोग हैं। किसी को कोई आइडिया भी है कि क्या हो रहा है? हाँ हाँ, वो चौकीदार काम छोड़ के बिल्ली के साथ खेल रहा है। वो सुकड़ी मैम ना दिन भर से बगल वाले लड़के से खुसुर पुसुर कर रही है, और आपके कैबिन से आवाज आ रही है जिसमें आपको कोई गाली बक। बस बस, वो मेरे हेड है। मेरा मतलब था कि मार्केट में क्या हो रहा है? अरे बाहर तो हल्की धूप निकली हुई है,
ट्रैफिक वैसे बहुत ज्यादा है। आपको कहीं जाना तो नहीं ना? शाम को ही निकलना। हाँ अम्मा जी थोड़ी देर चुप रहिए, हम काम की बात कर रहे हैं। ओके बेटा, बूढ़े लोगों की सुनता ही कौन है भला इस जमाने में। तू भी चुप कर ले, जिस दिन तू बूढ़ा होगा ना पता चलेगा। माँ जी प्लीज। ठीक है ठीक है, देखो मुंह पे उंगली रख लेती हूँ बस। गाइस कोई नया आइडिया लाना होगा। लास्ट मंथ हमारे प्रोडक्ट ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया है मार्केट में। अब सॉरी सर। लालिमा तुम कुछ प्रेजेंट करने वाली थी ना? लालिमा खड़ी होके अंग्रेजी में प्रेजेंटेशन देने लगती है। प्रेजेंटेशन के बाद तालियां बजती है। बहू सास के बगल में आकर बैठ जाती है। ये इतना सब तूने कब किया बहू? और अंग्रेजी तो पटर 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 बोल रही थी तू। रात को बर्तन साफ करके इसी में ही लगी रहती हूँ। रात को जाग के व्हाट्सएप नहीं चलाती रहती हूँ माँ जी। ऑफिस खत्म होते होते बॉस लालिमा और सासू माँ को कैबिन में बुलाते हैं। वेल डन लालिमा, गुड जॉब। नीलिमा की सासू माँ जी आपकी बहू बहुत टैलेंटेड है, पूरी मेहनत से काम करती हैं। सो तो है। कैसा लगा हमारा ऑफिस आपको सासू माँ? ऑफिस तो अच्छा है पर मुझे समझ नहीं आया। हम ऐसे बिना इंटरव्यू किसी को दफ्तर में काम नहीं करने देते, पर लालिमा के कहने पर हमने आपको इज्जत दी ताकि आप भी यहाँ आकर देख सके कि दफ्तर में टाइम पास नहीं बल्कि बाकी सब लोग काम करते हैं। आपको तो खुश होना चाहिए कि इतनी होनहार बहू मिली है आपको। घर और दफ्तर दोनों अच्छे से संभाल रही है। समझ गई। हाँ अब सॉरी यहीं बोल दूं कि मेल डालना पड़ेगा? लालिमा, बॉस और सासू माँ तीनों हंसने लगते हैं और सासू माँ को बहू रानी के काम की अहमियत पता चल जाती है। गांव की जिठानी। शांति अपने दो बेटों अर्नव और आरुष के साथ शांति से जीवन बिता रही थी, लेकिन शांति के पति सोहन से उसकी कभी कभार थोड़ी अनबन हो जाती थी। एक दिन शांति रोज की तरह सुबह का खाना बना रही थी, तभी दरवाजे की घंटी बजी। घंटी की आवाज सुनकर वो दरवाजे की ओर जाते हुए कहती है, अरे आती हूँ, कौन है? सब्र करो। शांति दरवाजा खोलती है तो देखती है कि उसके जेठ मोहनदास सामने खड़े होते हैं। वो सक पकाकर अपना घूंघट करती है और पैर छूकर कहती है, आइए आइए जेठ जी। कैसी हो शांति? जी मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, सब आपकी मेहरबानी है भाई साहब। शांति और मोहनदास की बातें सुनकर शांति का पति सोहन और उसके दोनों बेटे बाहर आ जाते हैं। अरे भैया राम राम, कैसे हो आप? राम राम भाई। अरे शांति ऐसे खड़ी खड़ी क्या देख रही हो? चाय कॉफी कुछ लेकर आओ, भैया आए हैं। शांति तेजी से रसोई की ओर आगे बढ़ती हुए कहती है, अरे मेरी माँ, गेट खोलने के चक्कर में मेरे तो चावल ही जल गए। वो दौड़ी दौड़ी रसोई में जाती है और देखती है कि सारे चावल जल गए हैं। वो दोबारा चावल बनाने में लग जाती है। इतने में सोहन आवाज लगाता है, अरे शांति, तुम्हारे चावल का रोना खत्म हो गया हो तो चाय ले आओ। जी लाती हूँ अभी। शांति जल्दी जल्दी चाय बनाती है और मोहनदास को चाय देती है। सब एक दूसरे की खैर खबर पूछते हुए चाय पीते हैं। चाय खत्म होती ही मोहनदास शांति की ओर देखते हुए मजाक में कहते हैं, शांति अब तुम्हारी चाय में दम नहीं रहा, अब हमें चाय बनाने वाली बदलनी पड़ेगी। ये कैसे मुमकिन होगा जेठ जी, घर और बाहर का सारा काम मुझे ही करना पड़ता है और कभी कभी जल्दी जल्दी के चक्कर में काम बिगड़ जाते हैं, जैसे आज चावल जल गए। अरे इसी का तो हल लेकर आया हूँ। मैंने रिश्ता देखा है अर्नव और आरुष के लिए। दोनों लड़कियाँ बहुत सुंदर और सुशील हैं। अगर आप दोनों इजाज़त दें तो बात करूँ आगे। सोहन और शांति रिश्ते की बात सुनकर कहते हैं, अब ठीक है, बात चलाइए ना भैया, पर पहले लड़की के बारे में कुछ बताइए तो सही। हाँ हाँ भाई साहब, लड़की कैसी है, परिवार कैसा है, कहाँ के रहने वाले हैं? देखो परिवार तो बहुत अच्छा है, पर वे दोनों लोग बहुत गरीब हैं। दहेज में कुछ मिलेगा नहीं। अरे हमें दहेज में कुछ चाहिए भी नहीं, बस लड़की संस्कारी होनी चाहिए।
एक लड़की तो पढ़ी लिखी है और शहर की रहने वाली है, पर दूसरी अपनी गरीबी की वजह से पढ़ न सकी और गांव में रहती है। लेकिन दोनों है बहुत खूबसूरत। अगर तुम सबको देखते ही पसंद ना आ जाए तो मेरा नाम बदल देना। हाँ, पर तो हम आके मूंद कर भरोसा कर सकते हैं भैया। आप आगे बात चलाइए, हम शादी करने को तैयार हैं। कुछ ही दिन में अर्नव और आरुष की शादी हो जाती है। आरुष की शादी अनपढ़ लड़की मंजरी से हो जाती है, जो कि बहुत भोली भी होती है। और अर्नव की शादी पढ़ी लिखी लड़की तनुजा से हो जाती है, जो कि घमंडी और चालू होती है। एक दिन मंजरी घर के काम कर रही थी कि अचानक शांति उसे आवाज लगाती है। बड़ी बहू, ओ बड़ी बहू, मंजरी जल्दी यहाँ आओ। मंजरी जल्दी जल्दी शांति के पास जाती है। बेटा मेरे पैर दबा दे, बहुत दर्द हो रहा है। जी माँ जी, बस बर्तन धोकर आती हूँ। अरे बैठ यहाँ, मेरे पैर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। बर्तन छोटी बहू धो लेगी। मंजरी शांति के पैर दबाने लगती है तो शांति तनुजा को आवाज लगाती है। छोटी बहू, ओ छोटी बहू। तनुजा थोड़ी देर से आराम से चलकर आती है। जी माँ जी, आपने बुलाया मुझे? आपको कोई काम था क्या? तू कुछ काम कर रही है या? शांति की बात काटते हुए तनुजा बोलती है। कुछ नहीं माँ, फोन पर अपने घर पर बात कर रही थी। अरे बाद में बात करियो अपने घर वालों से, पहले जाके बर्तन धो ले। तनुजा मुंह बनाते हुए अपनी जेठानी की ओर देखती है और मन ही मन कहती है, ये महारानी वहाँ बैठी है, ये नहीं कि बर्तन धो ले। मैंने इतनी पढ़ाई बर्तन धोने के लिए की थी क्या? तनुजा दांत पीसकर वहां से चली जाती है। अगले दिन सब दफ्तर चले जाते हैं, तभी डाकिया चिट्ठी लाता है। शांति चिट्ठी लेकर मंजरी से कहती है, बड़ी बहू, जरा छोटी बहू को बुलाना, एक चिट्ठी आई है। मेरी तो आंखें कमजोर है तो मुझसे पढ़ा नहीं जाएगा। मंजरी तनुजा के पास जाकर कहती है, तनुजा, तुम्हें माँ जी बुला रही हैं। मुझ पर हुक्म मत चलाओ, काम बताओ काम। अरे मैंने तुम पर कहाँ हुक्म चलाया, और हुक्म चला भी दूंगी तो क्या हुआ? तुम तो मेरी छोटी बहन की तरह हो ना। तुम जैसी अनपढ़, जाहिल और गांव की गवार मेरी बहन नहीं हो सकती। बेचारी मंजरी तनुजा की बात सुनकर अपना सा मुंह लेकर रह गई। कोई चिट्ठी आई है, माँ जी तुमसे पढ़वाना चाहती है, बस इसलिए बुला रही हैं। मुंह टेढ़ा करके तनुजा मंजरी का मजाक बनाती हुए कहती है, अनपढ़ कहीं की। तनुजा का ऐसा बर्ताव देखकर बड़ी बहू बहुत दुखी होती है। तनुजा को अपनी पढ़ाई का घमंड इतना हो गया कि अब वो घर के कोई काम नहीं करती और अपनी जेठानी का मजाक बनाती रहती। तनुजा का ये बर्ताव अब उसकी सास को भी नजर आने लगा था। एक दिन शांति ने अपनी बड़ी बहू से कहा, मंजरी, तनुजा हर समय तुम्हारा मजाक उड़ाती है, तुम्हें गुस्सा नहीं आता क्या? आता तो है माँ जी, लेकिन मैं क्या करूं? जब भी उसे कुछ बोलती हूँ वो और भी जली कटी बातें मुझे सुनाकर चली जाती है। मैं उसे अपनी छोटी बहन की तरह प्यार करती हूँ, लेकिन उसके दिल में मेरे लिए कोई इज्जत नहीं। बहू, तूने वो कहावत सुनी है, जुल्म करने वाले से ज्यादा जुल्म सहने वाला अपराधी होता है। मंजरी अपनी सास का इशारा समझ जाती है। वो अपनी देवरानी को सबक सिखाने की ठान लेती है और एक दिन शांति अपनी दोनों बहुओं के साथ बैठी थी तो शांति अपनी बड़ी बहू से पूछती है, अरे बहू, शाम होने को है, कुछ सोचा है क्या बनेगा खाने में? माँ जी, मेरे तो सर में बहुत दर्द है आज। मेरी प्यारी देवरानी ही कुछ अंग्रेजी खाना बनाकर खिलाएगी। सुना है पढ़े लिखे लोग अंग्रेजी खाना बहुत अच्छा बनाते हैं, क्यों तनुजा? इतना कहकर मंजरी अपनी सास की ओर देखकर मुस्कुरा दी। तनुजा अपनी तारीफ सुनकर बहुत खुश हो गई। इतने में शांति कहती है, ये तो सच बात है छोटी बहू, ये तो मैंने भी सुना है। हम भी पक गए हैं बड़ी बहू के हाथ का खाना खा खा कर। तनुजा, तुम्हारी माँ भी तो तुम्हारे खाने की बहुत तारीफ करती हैं। आज हमें भी खिला दो कुछ अच्छा सा बनाकर। शांति की बात सुनकर छोटी बहू और आसमान पर चढ़ गई, पर उसे ये कहाँ पता था कि उसकी सास और जेठानी उसे सबक सिखाना चाहती हैं। तनुजा अपनी तारीफ सुनकर खुश तो बहुत होती है, पर सोचने लगती है, मुझे तो कैसा भी खाना बनाना नहीं आता। अब मैं क्या करूंगी? अगर मैंने इनको सच बता दिया तो मेरी सारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। अरे छोटी बहू, क्या सोच रही हो? खिलाओगी ना अपने हाथ का अंग्रेजी खाना? छोटी बहू हाँ में सर हिला देती है। अचानक से उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। मैं इंटरनेट से देखकर कुछ बना लेती हूँ।
मेरी वाहवाही पूरे घर में हो जाएगी। मुझे कौन सा रोज रोज बनाना है। माँ जी, आज आप सबको ऐसा खाना खिलाऊंगी कि। इतने में शांति छोटी बहू की टांग खींचते हुए कहती है कि पता नहीं कैसा खाना खिलाओगी। ए ऊपर वाले, हमारी रक्षा करना। इतना बोलकर शांति और मंजरी दोनों जोर जोर से हंसने लगते हैं। अब तनुजा रसोई घर में चली जाती है और खाने की तैयारी करने लगती है, पर उसे रसोई घर की चीज़ों के बारे में तो कुछ नहीं पता। जैसे तैसे सारी चीज़ें निकालती है और इंटरनेट पर देखकर खाना बनाती है। कुछ ही देर में सब लोग घर आ जाते हैं। अरे सुनते हो, आज का खाना हमारी छोटी बहू बना रही है। अरे वाह, आज तो फिर कुछ अंग्रेजी खाना खाने को मिलेगा। कुछ ही देर में खाना बन जाता है तो छोटी बहू सबका खाना लगा देती है। इतने में बड़ी बहू कहती है, क्या बात है देवरानी जी, आज तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। ये बात तो सही कही बड़ी बहू तूने, खुशबू तो अच्छी है। ऐसी खुशबू तो मेरे खाने में भी नहीं आती। सब मिलकर छोटी बहू की बहुत तारीफ करते हैं और छोटी बहू 7वें आसमान पर बैठ जाती है। अब सभी खाना खाते हैं। जल्दी जल्दी दो, अब तो मुंह में पानी आ रहा है। हाँ हाँ, मुझसे भी नहीं रुका जा रहा। जैसे ही सोहन एक निवाला खाता है तो उसकी आंखों से पानी आने लगता है। ये देखकर शांति सोहन से पूछती है, क्या हुआ जी, खाना इतना अच्छा बना है कि आंखों से पानी आ गया? सोहन चुप रहता है और धीरे धीरे से खाना शुरू कर देता है। इतने में सोहन छोटी बहू से कहता है, बेटी तुम भी तो खाओ, तुम क्यों रुकी हो? खाना सच में बहुत अच्छा है। ये कहकर सोहन जोर से हंस देता है। फिर सब खाना खाने लगते हैं, लेकिन खाने में नमक और मिर्च तेज हो गई थी। तनुजा से कोई कुछ नहीं बोलता, बल्कि उसे भी खाने को कहते हैं। जैसे ही छोटी बहू खाना खाती है, वो पानी पानी कहकर चिल्लाती है, पानी, इसमें तो पानी। ये खाना तो सच में इतना अच्छा बना है कि हमारे साथ साथ देवरानी जी भी इसके स्वाद को कभी नहीं भूल पाएंगी। सही कहा बहू। तनुजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने अपनी सास से कहा, माँ जी, ये मेरी गलती नहीं है। इंटरनेट पर दिखाया था कि 4 चम्मच नमक और मिर्च डालने हैं। अब मंजरी को भी मौका मिल गया और उसने तनुजा पर तंज कसा। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, हर जगह अपनी पढ़ाई दिखाती हो, दूसरों का मजाक उड़ाती हो। अब पता चला ना, हर चीज़ में पढ़ाई काम नहीं आती। और तुम तो शहर में रही हो, तुम्हें तो मुझसे भी अच्छा खाना बनाना आना चाहिए ना। बेटा, अगर तूने ठीक से सब सीखा होता तो आज तुझे शर्मिंदा नहीं होना पड़ता। बात शहर या गांव की नहीं होती। मंजरी गांव से आई है, लेकिन उसे घर का काम करना और खाना बनाना सब अच्छी तरह से आता है। तुम शहर में रही हो, तुमने ये सब क्यों नहीं सीखा? छोटी बहू सर नीचा कर सबसे माफ़ी मांगती है और बहुत शर्मिंदा होती है। दीदी, मुझे माफ़ कर दो, मैंने आपको बहुत बुरा भला कहा, पर आपने मुझे हमेशा ही माफ़ किया। आज मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। अब दोनों बहुएं मिलकर घर का काम करने लगी और एक दूसरे को अपने गुण बांटने लगी। मंजरी ने अपनी देवरानी को खाना बनाना और घर का काम करना सिखाया, वहीं तनुजा ने भी अपनी जेठानी को पढ़ना लिखना सिखाया। शांति और सोहन ऐसी बहुएं पाकर बहुत खुश थे।